गोंडवाना एक विशाल साम्राज्य का सपना। गोंडवाना यह नाम सुनते ही गोंड आदिवासी समाज के पुरखों के सपने, उनकी वीरता और उनके गौरवशाली अतीत की तस्वीर आंखों के सामने तैर जाती है। गोंडवाना कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, यह एक विशाल भूभाग था जो आज के कई राज्यों में फैला हुआ था। यहाँ अलग अलग गढ़ और रजवाड़े थे जो अपनी अलग पहचान और शक्ति के लिए जाने जाते थे। गढ़ मंडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला, नागपुर, रामगढ़, ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो गोंडवाना की शान थे। हर गढ़ का अपना राजा था, अपनी सेना थी, अपनी प्रजा थी। हर कोई अपने ढंग से राज करता था, अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाता था। ये एक ऐसा दौर था जब गोंडवाना अपनी चरम सीमा पर था, अपनी समृद्धि और शक्ति के शिखर पर। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की एक कमी थी जिसने आगे चलकर इसे कमजोर कर दिया। वह कमी थी एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव। गोंडवाना के पास विशाल भूभाग था, शक्तिशाली गढ़ थे, वीर योद्धा थे, लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी कमी थी जिसने गोंडवाना को अंदर से कमजोर कर दिया। यह कमी थी एक केंद्रीकृत सत्ता का अभाव। हर गढ़ का अपना राजा था जो अपनी मर्जी से शासन करता था, कोई किसी के अधीन नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब बाहरी ताकतों ने गोंडवाना पर आक्रमण किया तो गोंड राजा एकजुट होकर उनका मुकाबला नहीं कर सके। जबकि मुगल और अंग्रेज जैसी बाहरी ताकतें संगठित और एकजुट थीं, गोंडवाना के राजा आपस में ही उलझे रहते थे। कभी कभी तो वे एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा बाहरी ताकतों को मिलता था। यही केंद्रीकृत सत्ता का अभाव गोंडवाना के पतन का एक प्रमुख कारण बना। 16वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार गोंडवाना की सीमाओं तक पहुंच गया था। मुगलों की नजर गोंडवाना की समृद्धि और संसाधनों पर थी। उन्होंने गोंडवाना के अलग अलग गढ़ों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। शुरुआत में गोंड राजाओं ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वे मुगलों की विशाल सेना और रणनीति का मुकाबला नहीं कर सकते। गोंड राजाओं के बीच एकता का अभाव भी उनके पतन का एक कारण बना। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए। उन्होंने भी गोंडवाना को अपने अधीन करने की कोशिश की। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और रणनीति थी, जिसका मुकाबला करना गोंड राजाओं के लिए मुश्किल था। धीरे धीरे गोंडवाना के अधिकांश गढ़ अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। गोंडवाना का पतन हो गया और उसके साथ ही समाप्त हो गया एक गौरवशाली अध्याय। आज गोंडवाना एक राज्य के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन यह गोंड आदिवासी समाज के दिलों में जीवित है। आज भी गोंडवाना के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं। आज जरूरत है कि गोंडवाना के लोग अपने अतीत से सीख लें। उन्हें एकता और संगठन की शक्ति को समझना होगा। उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोंडवाना का इतिहास सिर्फ हार का इतिहास नहीं है, बल्कि यह वीरता, संघर्ष और साहस का इतिहास है। तो कभी सोचा है गोंडवाना का क्या हुआ? चलो मैं आपको एक सफर पे ले चलता हूं, हमारे गौरवशाली अतीत से लेकर आज की चुनौतियों तक। एक जमाने में गोंडवाना सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह हमारा घर था, हमारा अभिमान था, हमारी पहचान थी। 200 से ज्यादा रियासतें, पाकिस्तान से भी बड़ा। लेकिन अंग्रेजों के राज में धीरे धीरे हमारे राजाओं को या तो हटा दिया गया या फिर झुकने पे मजबूर कर दिया गया। और फिर जब 1947 में आजादी आई तो कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। लेकिन जब गोंडवाना की बात आई तो हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, हमारी एकता बिखर गई। क्यों? पहली बात, हमारे पास एक साथ खड़े होकर बात करने के लिए कोई मजबूत नेता नहीं था। मुस्लिम लीग की तरह जिसने पाकिस्तान बनाया, गोंडवाना के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। दूसरी बात, अंग्रेजों और भारत सरकार ने हमें मिलाना ठीक समझा, हमें अपना राज्य नहीं बनाने दिया। तीसरी बात, हमारी जमीन को टुकड़ों में बांट दिया गया, जिससे एक राज्य बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। चौथी बात, हमारे लोग अपने ही घर में कम संख्या में बाहर वालों के दबाव का सामना करने लगे। हमारी संस्कृति दब गई, हमारी पहचान धुंधली पड़ गई और आखिर में संविधान ने भी हमें आदिवासियों के रूप में सीमित अधिकार दिए, अपना राज्य बनाने का अधिकार नहीं। लेकिन सुनो दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि गोंडवाना का सपना मर गया। गोंडवाना सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक चेतना है, एक जिंदा रूह है। हम जाग रहे हैं,
हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को फिर से जिंदा कर रहे हैं। भले ही गोंडी को अभी तक संविधान में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन हमारी आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि गोंडवाना कहाँ है, सवाल ये है कि हम गोंडवाना की भावना को कैसे जिंदा रखें। अपना इतिहास जानकर, अपनी संस्कृति को थामकर, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर। गोंडवाना आज कागज पर मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं संगठित हूं, अगर आप संगठित हों, अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ें तो एक दिन ये भावना हकीकत बन सकती है। गोंडवाना को सिर्फ याद ही नहीं करते, इसे जीते हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जय गोंडी, गोंड लोगों की भाषा एक समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का दावा करती है। फिर भी यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से गायब है। इसका मतलब है कि गोंडी को अन्य आधिकारिक भाषाओं को दी जाने वाली मान्यता और समर्थन नहीं मिलता है। इस अन्याय के कई कारण हैं। एक मुख्य कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सरकारों ने अक्सर आदिवासी समुदायों की जरूरतों और मांगों को नजरअंदाज किया है। गोंडी जैसी आदिवासी भाषाओं के प्रति यह उपेक्षा आदिवासी मुद्दों की व्यापक उपेक्षा को दर्शाती है। एक और कारण है भाषाई विविधता को लेकर गलत धारणा। कुछ लोगों का तर्क है कि अधिक भाषाओं को शामिल करने से विभाजन होगा। हालांकि यह भारत के भाषाई परिदृश्य की वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। विविधता हमारी ताकत है और इसे अपनाने से हमारी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री समृद्ध होती है। गोंडी के निरंतर बहिष्कार के वास्तविक परिणाम है। यह भाषा और इसके बोलने वालों को हाशिए पर डालता है। यह गोंड संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी बाधा डालता है। 8वीं अनुसूची से गोंडी की अनुपस्थिति राजनीतिक उदासीनता का एक ज्वलंत उदाहरण है। क्रमिक सरकारें इस मुद्दे को हल करने में विफल रही हैं। कार्रवाई की यह कमी आदिवासी समुदायों के प्रति समझ और सहानुभूति की कमी से उपजी है। भाषा नीति के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण अक्सर प्रमुख भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। यह पूर्वाग्रह संसाधनों के आवंटन, शैक्षिक अवसरों और मीडिया प्रतिनिधित्व में स्पष्ट है। गोंडी जैसी आदिवासी भाषाओं को अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है। गोंडी के प्रति इस उपेक्षा के ठोस परिणाम है। यह गोंड बोलने वालों की शिक्षा, रोजगार और न्याय तक पहुंच को सीमित करता है। यह उनकी पहचान और अपनेपन की भावना को भी कमजोर करता है। 8वीं अनुसूची में गोंडी को शामिल करने के खिलाफ तर्क अक्सर भाषाई शुद्धता बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमता है। यह धारणा न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि समावेशिता की भावना के लिए भी हानिकारक है। किसी भी अन्य भाषा की तरह गोंडी की अपनी आंतरिक विविधताएं और बोलियां हैं। यह विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि भाषा की गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यह गोंड संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाता है, जो भूगोल, इतिहास और सामाजिक संपर्क से प्रभावित है। गोंडी के भीतर विविधता को अपनाना इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है प्रत्येक बोली को पहचानना और महत्व देना, वक्ताओं के बीच संवाद और आदान प्रदान को बढ़ावा देना। गोंडी का भविष्य उसके बोलने वालों, खासकर युवाओं के कंधों पर टिका है। उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपनी भाषाई विरासत पर गर्व करें और इसके संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसमें घर पर, सामाजिक समारोहों में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोजमर्रा की जिंदगी में गोंडी का उपयोग करना शामिल है। गोंडी साहित्य, संगीत और कला को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। गोंडी में नई सामग्री बनाना, मौजूदा कार्यों का अनुवाद करना और गोंडी कलाकारों का समर्थन करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गोंडी की मान्यता के लिए संघर्ष के लिए एकता और दृढ़ता की आवश्यकता है। भाषा, उसके इतिहास और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। भाषा कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और भाषा अधिकारों की वकालत करना सभी आवश्यक है। याद रखें, बदलाव तभी संभव है जब आवाजें एकजुट हों,